रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 26 दिन बीत चुके हैं और इन 26 दिनों में राम मंदिर किस तरह अयोध्या की तस्वीर बदल रहा है, ये सब देख रहे हैं। कई रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं जो बताती हैं कि अयोध्या के चलते यूपी का कायाकल्प हो जाएगा। मगर कुछ वीडियो और कुछ बातें ऐसी हैं जो परेशान करती हैं। इन दावों को भक्तों की आस्था से जोड़ा जाता है, मगर अफवाह भी इसमें मिक्स होती है। और इसी तरह का एक वीडियो राम नाम की रट के साथ कौवे का जोड़ा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या है रियलिटी और ऐसा करने वाले लोग कौन है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राम 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 राम। और क्या राम मंदिर बनने के बाद इस तरह का वाकया सामने आया? इतकं वैशिष्ट्य असेल अयोध्येतील, इथे एक कावळा सुद्धा राम राम असं म्हणू लागलाय, पहा। अयोध्या में इस वक्त भक्तों का सैलाब है। हर किसी की मंजिल राम मंदिर और राम नाम की इसी गूंज के बीच कोए के राम राम बोलने के दावे की रियलिटी सामने लाने की कोशिश की। अयोध्या का रेलवे स्टेशन, राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कें, अयोध्या की गलियां, राम मंदिर के आसपास का इलाका, हर तरफ हमने वायरल वीडियो से मिलती जुलती लोकेशन सर्च की, मगर कहीं भी हूबहू वीडियो से मिलती जगह नहीं मिली। अयोध्या एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे एक कौवा है जो जय श्री राम बोलता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये वीडियो अयोध्या का नहीं है, क्योंकि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन इस प्रकार का नहीं है जो बिल्डिंग इसमें दिखाई गई है। अभी तक अयोध्या से इस प्रकार की कहीं पे भी कोई ऐसी जो इस वीडियो में दिखाया गया है ऐसा दृश्य नहीं देखा गया है कि कौवा जय श्री राम बोल रहा हो। ये वीडियो कहीं और का, और ये अयोध्या के लिए जो इसका नाम दिया गया है, अयोध्या से इस वीडियो का कोई भी संबंध नहीं है। अयोध्या को लेकर दावा किया जाता है कि एक बार नहीं बल्कि कई बार वानरों ने इसे साजिश से बचाया और धर्म ग्रंथों में भी कुछ इसी तरह के चमत्कार की बातें लिखी हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव ने राम कथा सबसे पहले मां पार्वती को सुनाई थी। उस दौरान वहां मौजूद एक कौवे ने भी इस राम कथा को सुन लिया था। रामचरितमानस के उत्तर कांड में काकभूषुंडी का जिक्र है। उन्हें परम ज्ञानी राम भक्त भी माना जाता है। कहा जाता है कि काकभूषुंडी ही वो कौवे हैं जो राजा दशरथ के महलों में भगवान राम के साथ उनके बाल्यकाल में खेला भी करते थे। शंकर जी ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने अजगर के तरीके बैठे थे, अजगर यौन में तुम चले जाओ अल्पसर 1 साल तक। तो कई वर्ष तक उन्होंने अजगर यौन में थे। अजगर यौन में होने के बाद तो शंकर भगवान के प्रार्थना की इनके गुरु ने कि हे प्रभु, ये नर बुद्धि है, इसको मालूम नहीं है और इसे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये अगले जन्म में काग का रूप भुसुंड का रूप धारण करेगा और भगवान राम का बहुत परम भक्त बनेगा। उन्हीं के नाम से ये आश्रम है, काकभूषुंडी जी के नाम से। तब वो लोमस ऋषि पढ़ाते थे कुछ और, ये पढ़ते थे कुछ और। तो ध्यान मगन किए तो राम नाम के धुन में है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जा तू अयोध्या चला जा। तब यहाँ 5 वर्ष तक भगवान के साथ बातचीत लीला किए थे। धार्मिक ग्रंथों में दावा किया जाता है कि लोमेश ऋषि ने काकभूषुंडी को कुआं बनने का श्राप दिया और इन्होंने ही वाल्मीकि से भी पहले गरुड़ को रामायण सुनाई थी। कहा जाता है कि मेघनाद से युद्ध के दौरान भगवान राम जब नागपाश से बांध दिए गए तो गरुड़ ने उन्हें मुक्त कराया और फिर गरुड़ को श्री राम के भगवान होने पर शक हुआ। इसके बाद गरुड़ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने वहां से भगवान शिव के पास भेजा। भोले शंकर ने गरुड़ को काकभूषुंडी के पास भेजा और फिर उन्हें रामायण सुनाई। तब जाकर भगवान राम पर विश्वास हुआ। मान्यताएं ये भी कहती हैं कि इसी अयोध्यापुरी में काकभूषुंडी का पहला जन्म हुआ था। काकभूषुंडी जी का अयोध्या में जन्म हुआ था और ये कनक भवन के पास में ही जो एक आश्रम है काकभूषुंडी जी के नाम पर, वहां पर उनका सेवा पूजा भी अयोध्या में अभी भी होती है। और काकभूषुंडी जी को अपने अतीत कई जन्मों का स्मरण बना था। बाद में वो फिर राम जी के परम भक्त हो गए थे। आस्था के आगे तर्क निरुपाय हो जाते हैं और शायद यही वजह कि भगवान राम
और काक भुशुंडी के सदियों पुराने इसी कनेक्शन को लेकर आज की अयोध्या से जोड़कर वायरल हो रहे हैं। हालांकि हमने कोए वाले वीडियो में दिख रहे ऑटो का आधार बनाकर इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन की। पहले सबसे बड़ी बात उसमें एक ई रिक्शा दिखाया गया, वो उस तरीके का रिक्शा अयोध्या में नहीं चलता है। अयोध्या में देखिए ये एक ई रिक्शा ही खड़ा है और ये देखिए जा रहा है ये रिक्शा। इस प्रकार के रिक्शे अयोध्या में चलते हैं और यहाँ पे जो ऑटो है वो व्हाइट कलर की ऑटो चलती है और जो वीडियो में दिखाया गया बिल्डिंग, वो बिल्डिंग भी अयोध्या रेलवे धाम की नहीं है। और दूसरी चीज उसके पीछे एक रिक्शा खड़ा हुआ है, वो रिक्शा भी अयोध्या में नहीं। अयोध्या में जो रिक्शा चलते हैं, ये देखिए एक रिक्शा जा रहा है, इस प्रकार का रिक्शा अयोध्या में चलाया जाता है जिस पर लोग बैठकर अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। ये रिक्शे स्टेशन से लेकर, और इसमें दिखाया गया कि कौवा राम राम बोल रहा है और ये बताया गया कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का वीडियो है। तो ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का वीडियो नहीं है, इसकी पूरी जांच पड़ताल की गई है। राम राम अयोध्या में राम राम नहीं कर रहा तो फिर इस तरह के दावों को हवा क्यों दी जाती है? तो इसके पीछे कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जिनमें सिवाय भक्ति और भावना के कुछ और नहीं ठहरता। इसकी शुरुआत मानी जाती है 22 जनवरी से, यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या और रामलला के गर्भगृह में ऐसा बहुत कुछ होने का दावा किया जाता है जिसने भक्तों की आस्था बहुत प्रगाढ़ कर दी। राम भक्तों से लेकर मूर्तिकार और ट्रस्ट की तरफ से ऐसे दावे बताए और सुनाए गए जिन्हें चमत्कार का नाम दिया गया। मेरे को तो कई दिन से तमन्ना थी मन में कि मंदिर के दर्शन करूं, राम जी के दर्शन करूं, कई सालों से, और आज मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया और शरीर में ऐसे वो आ गया जैसे करंट था। रामलला का चमत्कार है, हम यहाँ अयोध्या में बुलाए, दर्शन दिए, बुला लिया, बहुत जल्दी बुला लिया राम। चमत्कार मान रहे हैं। चमत्कार बिल्कुल है। बाहर कितना भी आप स्ट्रेस रहो, कुछ भी रहो, अंदर जाके मन हल्का हो जाता है, सुकून होता है। भगवान जी की मूर्ति देखिए एकदम मतलब बहुत सुकून मिलता है और इसीलिए भगवान की कृपा जिस पे नहीं रहेगी वो नहीं आ पाएगा। कि कुछ भी करे जिंदगी में, कितना भी पैसा हो, भगवान की कृपा होगी तभी वो यहाँ पे आ पाएगा। दर्शन करके ऐसा हुआ कि दूसरी बार फिर लाइन लगा के फिर दर्शन करने गया। इसकी भी इच्छा यही थी कि 2 बार जाके दर्शन करते हैं। मैं आज सुबह ही आया और कल सुबह निकल जाऊंगा। कलकत्ता से आया हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा सोचता हूँ राइट अभी भी वापस कल सुबह आना चाहिए कि मैंने आज 3 दफे किया। अभी भी कल सुबह मैं दोपहर को जाने वाला हूँ, उससे पहले मुझे वापस आना है। 35 लाख से ज्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ना और आस्था में किसी तरह की कमी नहीं आना, ये राम भक्तों के लिए चमत्कार सरीखा है और ऐसा ही दावा सिंगर कैलाश खेर भी करते हैं। कैलाश खेर ने इस वीडियो के जरिए बताया कि रामलला की मर्जी से ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्हें गर्भगृह में प्रभु के दर्शन करने का मौका मिला, वरना जितनी भीड़ थी उसमें यह सब आसान नहीं था। कैलाश खेर इसके लिए योगी आदित्यनाथ को जरिया बताते हैं और इसी तरह की आस्था अयोध्या पहुंचने वाले असंख्य राम भक्तों की है। साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं और ऐसे मेरी माता जी अभी आई हैं, ये दर्शन करके जा रही है जिनकी की उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि व्हील चेयर से भी फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन करके आई है मेरी माता जी। हमने आया, मेरे उनके दर्शन हुआ, ये मेरी चमत्कार है। मेरी उम्र में ये क्या वो सब चक्कर हुआ, यही हुआ। यह अपने आप में दिलचस्प है कि 23 जनवरी को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में जिस तरह के रिकॉर्ड भीड़ इकट्ठा हुई और आम भक्तों के लिए जिस तरह के इंतजाम नजर आए, उससे हर किसी को चिंता सता रही थी, आशंका अनहोनी की थी। मगर मजाल कि रामलला के होते हुए कुछ भी हुआ हो। इतनी भीड़ के बाद ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई जो अप्रिय रही हो। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो राम भक्तों को परेशान करने वाला हो। इस सब के लिए अजरत से कम नहीं, हर कोई से रामलला की कृपा मान रहा है। देख सकते हैं ये पंक्ति वाइज जो है यहाँ पे लोग खड़े हैं और सुरक्षा के भी सही इंतजाम है और इस पंक्ति पे, इसी पंक्ति के अनुसार लोग अंदर दर्शन करने जाते हैं और दूसरे तरफ से पंक्ति से बाहर निकल के आते हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे, हम कहाँ से आए? हम तो अरवल जिला से आए। आपने क्या बार दर्शन किया? दूसरा बार है सर। क्या लग रहा 22 तारीख से और आज में दर्शन करने की में क्या दिक्कत होगा या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या व्यवस्था है? सब बढ़िया व्यवस्था। आप कहाँ से आए? मंदसौर एमपी से। क्या व्यवस्था है यहाँ की? मैं तो पहली बार आया हूँ अभी। अभी आपने अभी लगे हैं लाइन में?
अयोध्या की व्यवस्था कैसी है? अच्छी लगी। अच्छी लगी है। इसी तरह माहौल भी आगे। भाई साहब कहाँ से आए आप? जी कहाँ से आए हैं? बिहार से। दर्शन आज पहली बार कर रहे हैं? पहले और वहाँ पुराना में किए थे, यहाँ पहली बार कर रहा हूँ। क्या लग रहा है, कैसी व्यवस्था है यहाँ? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भैया। आप कहाँ से आए हैं? से बुलंदशहर से। दर्शन आज कर रहे हैं? हाँ जी, आज ही करना है। क्या लग रहा है, व्यवस्था कैसी है? बढ़िया व्यवस्था। जय सिया राम। पहली बार आए हरियाणा से, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए ये लोग देखो रात दिन मेहनत करे, बहुत बढ़िया अच्छा सुरक्षा। कोई दिक्कत नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की ये छवि जिसने देखी वो भाव विभोर हो गया। होठों पर मनमोहक मुस्कान, जीवंत आंखें और देवत्व का भाव। मगर मूर्तिकार अरुण योगीराज इसे चमत्कार मानते हैं। अरुण योगीराज का दावा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए। 22 जनवरी को विराजमान होने के बाद रामलला की आभा में पूरी तरह से बदलाव आ गया। सवाल ये, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? तो दोनों तस्वीरें आपके सामने। देखने पर लग रहा है मानो एक ही मूर्ति होने के बाद भी अलग अलग छवि हो। इसे मूर्तिकार अरुण योगीराज ईश्वर की महिमा बता रहे हैं। We worked a place called Vivek Srishti, and I was working from past 7 months. I have taken the photos from every angle. I am very much sure I connected with that. But after he moved inside that Garbhagruham and Prana Pratishthapan, I spent around 10 to 12 hours at Garbhagruham regarding some other. I'm looking at other the placementation and the lighting and regarding some other things. But after Alankaram and everything, I sat in front of the idol, and definitely I feel that is the one thing immediately come out from my heart, that it is not my work. So he's looking totally different. Again, I can say, I'm just a instrument for this. That's it. 51 इंच के रामलला को बनाने में अरुण योगीराज ने 7 महीने लगाए। इस दौरान उन्होंने मूर्ति में न सिर्फ भाव को उकेरा बल्कि अपनी साधना को भी जीवंत रूप दिया। यही वजह कि अरुण योगीराज की इस बात को रामलला के चमत्कार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि एक फैक्ट ये भी कि जिस मूर्ति के जरिए आभा में बदलाव होने का दावा किया गया, रामलला की वो मूर्ति उस वक्त पूरी तरह से तैयार नहीं थी। मूर्ति की आंखें पूरी तरह से बनाई नहीं जा सकी थी। उस वक्त मूर्ति की तस्वीर पर लाइट भी ज्यादा पड़ रही थी। बाद में श्रृंगार हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और फिर वो मूर्ति जीवंत सी हो गई, यानी भाव बदल गए और वही भाव चमत्कार की शक्ल में सामने आने लगे। हुई ही सुई जो राम रचि राखा, यानी जो कुछ प्रभु श्री राम ने रच रखा है वही होगा, चाहे कर्ता कोई भी हो। रामलला के वस्त्र डिजाइन करने वाले मनीष त्रिपाठी और रामलला की दूसरी मूर्ति यानी संगमरमरी प्रतिमा बनाने वाले सत्यनारायण पांडे भी प्रभु श्री राम के ऐसे ही चमत्कारों को याद करते हैं। डिजाइनर मनीष त्रिपाठी का दावा कि भले ही प्रभु के वस्त्र उन्होंने तैयार किए हों, लेकिन असल में उसे चुनने वाले खुद भगवान हैं। दावे के मुताबिक एक वानर ने 3 जनवरी को उन्हें वस्त्र बनाते देखा। उसके बाद यह सिलसिला हर रोज शुरू हो गया। ठीक समय पर वो वानर वहीं पहुंचता और एक टक देखकर चला जाता। मनीष त्रिपाठी उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि जब तिरपाल की मदद से उस जगह को चारों तरफ से बंद किया गया जहां वो वस्त्रों के जरिए प्रभु की साधना में लीन थे, मनीष के मुताबिक अचानक जोरदार धक्का लगने से दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे मनीष त्रिपाठी और अरुण योगीराज ने उसी वानर को पाया। एक सुंदर सा वानर बंदर अपना ऊपर शेड था, ऊपर जाली थी, तो वहां से वो देखने लगे। तो हम लोगों ने कहा ये क्यों खड़े हैं? मतलब यूजली क्या होता है कि बंदर थोड़े से नटखट और थोड़े से एक शांत स्वभाव का बंदर ऊपर देख रहा है काम करते हुए। तो हम लोगों ने लगा कि ठीक है, अच्छा लगा, थोड़ा लगा कि हाँ, हम लोगों ने जैसे नॉर्मली स्वाभाविक भी है कि वानर को देख के बजरंगबली का भाव मन में आ जाता है। वो एक दिन हुआ, फिर नेक्स्ट डे हुआ। तय समय पे
4 से 5, 5:30 के बीच में एक बंदर वहां पे आके हम लोग का काम को देखता था। तो हम लोग को विश्वास हो गया कि ये साक्षात हनुमान जी हैं जो हम लोग के काम की रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि हम लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यूं तो रामलला के लिए कई वस्त्र तैयार थे, मगर जो वस्त्र पहले दिन धारण कराए गए उन्हें लेकर भी मनीष कंफ्यूजन में थे। मनीष का दावा कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे फाइनल किया जाए। फिर 2 वस्त्रों को उसी जगह पर रखकर चले गए। मनीष के मुताबिक अगली सुबह उठे तो ऐसा चमत्कार हुआ जो उनके लिए प्रभु श्री राम के संदेश सरीखा था। हमने जब काम खत्म किया, हमने भगवान के श्री चरणों में ही वो वस्त्र रख दिए और उनके ऊपर ये सवाल अर्पित किया कि प्रभु आप मार्गदर्शन करिए, आपको क्या पहनना है, क्योंकि जो आपको पसंद होगा। अब हमें तो हमें लगा कि भगवान स्वप्न में आएंगे, बताएंगे, तो ऐसा कुछ लगेगा। वो तो अलग एक किस्सा है। बट प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने पर कमलनाथ का बयान आया है। मैं किसी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, ये कमलनाथ कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होगा तो पहले बताऊंगा। मैंने कभी दर जाने का नहीं सोचा है। कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। छिंदवाड़ा जो गढ़ रहता था कांग्रेस का कमलनाथ की वजह से, और नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। आखिर कांग्रेस अब कैसे ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? बहुत बड़ा झटका हो सकता है। सस्पेंस यहां पर बरकरार है। और मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में खबर चल रही है कि मजबूत स्तंभ कमलनाथ भी, जो कांग्रेस में अभी तक कहे जाते थे कि बहुत कुशल रणनीतिकार हैं, क्या वो भी जा सकते हैं? बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर। अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी। ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो ऐसी कोई बात होगी तो आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे आपको मिलवा देते हैं। मकरंद काले हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव कमलनाथ के घर से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि कमलनाथ के घर पर हैं गौरव श्रीवास्तव, तो ये बताइए क्या खबर ला रहे हैं गौरव आप कमलनाथ के घर से? देखिए, कमलनाथ जो हैं वो अपने दिल्ली स्थित आवास 19B राजदूत मार्ग पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जाहिर तौर पर एक नेता जो कि अपनी विचारधारा या पार्टी से जुड़ा होता है, तो अगर उसके पार्टी छोड़ने की अटकलें होती हैं तो उसका जवाब बेहद साफ साफ होता है। लेकिन जिस तरीके का एक संशय की स्थिति कमलनाथ ने बना रखी है, ना वो हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, ना पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं कि ये बेसलेस खबरें हैं। जैसा कि कांग्रेस के तमाम नेता खुलकर कह रहे हैं कि कमलनाथ छोड़कर नहीं जाएंगे। इंदिरा गांधी उनको तीसरा बेटा मानती थी। तो इन तमाम बातों के बीच कमलनाथ क्यों खुलकर ये नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी बीच में दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा हैं, उन्होंने कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने को फेक न्यूज बता दिया है, क्योंकि तमाम जो सिख नेता हैं बीजेपी के, वो कमलनाथ के दिल्ली के जो सिख दंगे थे उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर लगातार उनका विरोध जताते रहे। हाँ। तो 2 अलग अलग मायने हैं। क्या कमलनाथ अपने बेटे समेत, जो कि सांसद हैं छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, उनके साथ और जो 7 विधायक छिंदवाड़ा के हैं उनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे? ये बात सही है या नहीं है, ये खुद कमलनाथ बता सकते हैं। लेकिन उड़ती उड़ती ऐसी खबरें आ रही हैं कि 19 फरवरी को इस तरह की तैयारियां की गई हैं कि शायद वो बड़े शानो शौकत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। लेकिन इन सभी के बीच में कमलनाथ इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या वाकई में उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को और साथ ही साथ इंदिरा गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रही। देखिए, कमलनाथ इतने कुशल रणनीतिकार कहे जाते हैं, कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, कौन से पत्ते कब खोलने हैं, ये वो बखूबी जानते हैं। कांग्रेस को काफी लंबे वक्त से संभालते हुए आ रहे हैं। हमारे साथ में बने हुए मकरंद काले भोपाल से। मकरंद, कल इनफॉर्मली बात थी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या बात है, क्या कमलनाथ नाराज हो गए हैं या फिर जा सकते हैं? क्या बीजेपी में ऐसी खबरें आ रही हैं? आपने कहा था कमलनाथ बहुत कुशल रणनीतिकार है। जरा बताइए क्या सुगबुगाहट, क्यों नाराजगी, क्या है ये?
देखिए, कमलनाथ बहुत कुशल रणनीतिकार है, मैं अभी भी कह रहा हूं, और उनके बीजेपी में जाने के अटकलों पर विराम लगा है। नकुलनाथ के बीजेपी में जाने के अटकलों पर विराम अभी तक नहीं लगा है नकुलनाथ को लेकर। अभी जीतू पटवारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरी जो फोकस था वो पूरा कमलनाथ को लेकर था, नकुलनाथ को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि नकुलनाथ का भविष्य क्या होगा। इसको लेकर के कमलनाथ भी बहुत गंभीर रहे हैं कि नकुलनाथ का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना है, इसीलिए छिंदवाड़ा को लेकर वो बहुत ज्यादा गंभीर है। नकुलनाथ मंच से ऐलान भी कर चुके हैं कि अगला चुनाव वही लड़ने वाले हैं छिंदवाड़ा से, और कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में लड़ने वाले हैं। एआईसीसी राहुल गांधी का परिवार या कांग्रेस परिवार का जिक्र नहीं करते। नकुलनाथ जब भी बयान देते हैं कमलनाथ के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने का बयान देते हैं। अभी भी नकुलनाथ को लेकर कोई स्पष्टीकरण फिलहाल कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है, सिर्फ कमलनाथ को लेकर के आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कमलनाथ का बयान है वो भी जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि कमलनाथ ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, मैं अगर ऐसा कुछ भी करूंगा तो आपको पहले बताऊंगा। उन्होंने इनकार नहीं किया कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज का भी छिंदवाड़ा का उनका भाषण सुनिए, उन्होंने बीजेपी की किसी भी योजना का, कांग्रेस की ब्लॉक लेवल की मीटिंग थी उसमें ना कांग्रेस का नाम लिया ना बीजेपी का नाम लिया, सिर्फ छिंदवाड़ा के विकास पर उनका फोकस रहा, उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये पूरी तरह से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस की ओर से जो बयान आ रहे हैं, अब कमलनाथ को लेकर फोकस बयान आ रहे हैं कि कमलनाथ नहीं जा रहे, और उसको लेकर कमलनाथ जी से हमारी बात भी हो गई है वरिष्ठ नेताओं। अच्छा बखरंद, आप हमारे साथ बने रहिए, गौरव आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बड़ी खबर है तो जनता को जानने का हक है कि चल क्या रहा है। लेकिन जीतू पटवारी की बात जब करते हैं तो जीतू पटवारी भी कहे जा सकते। चलिए अभी जेपी नड्डा कुछ कह रहे, जरा वो सुनते हैं। ये छोटी चीज नहीं है। लगातार इतने सालों से सरकार बनाना, सरकार में रहना, और वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी होती है, प्रो इनकम्बेंसी का वोट पड़ता है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हरियाणा में 2014 के बाद हमने पहली बार सरकार बनाई। मुझे याद है जब मैं हरियाणा के चुनाव के प्रचार में जाता था, हम बोलते थे सरकार बनाएंगे, तो 2014 के पहले लोग हमारा उपहास करते थे, कहते थे तो साहब आप पूरी सरकार बनाएंगे, सोचते थे कि संभव नहीं है। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी, और फिर से 2019 में दोबारा हमारी सरकार बनी। यह हरियाणा में हुआ है। असम में हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। पूर्व का इलाका सोचते थे यहां 20 सीटें आ जाएंगी। मैं चुनाव, मुझे याद है 2014 का भी चुनाव, 2012 का भी चुनाव याद है, 2011 में भी हमको याद है असम में हमारी क्या स्थिति थी। लेकिन 2014 के बाद असम में चुनाव हुआ और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और दोबारा सरकार बनाई, रिपीट की है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में हमने एनडीए में सबसे ज्यादा सीट जीत करके आए और हमारी अभी सरकार वहां है। उत्तराखंड की चर्चा करना चाहूंगा। पहाड़ी प्रदेश में बोलते थे अदला बदली, एक बार तुम्हारी एक बार हमारी, लेकिन उत्तराखंड में भी हम सरकार में आए और दोबारा सरकार में आए, डबल समय पहुंचे, वो भी हमारी स्थिति रही। मणिपुर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी, हमने वहां सरकार भी बनाई और फुल मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाई है, यह भी हमको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर राज किया था, आज वो वहां पर कमल खिल रहा है। अगर मैं मेघालय त्रिपुरा की बात करूं तो कभी सोचा नहीं था कि त्रिपुरा में सरकार आएगी, लेकिन त्रिपुरा में सरकार आई और वो जो पलटने की बारी थी वो पलट दी उन्होंने, और पलटने के बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े, तब भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वहां हमको सरकार बनी। मेघालय में हमने सरकार बनाई एनडीए की, नागालैंड में हमने फिर से हम आए, वहां हमने अपनी सरकार बनाई। तो इसलिए सरकारों का सिलसिला हमारा चलता रहा। लेकिन सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने, यह सब संभव हुआ है
क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए, वो सारे संकल्प पूरा करने का काम वो पूरी बखूबी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसी कारण से गांव को मजबूती आई, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, किसानों को मुख्य धारा में शामिल किया और शोषित वंचितों को विश्वास पैदा हुआ कि अब वो शान से जी सकते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई और इसलिए इन 3 चुनावों में भी हमको जीत हासिल हुई है। जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, आप सब भी यहां बैठे हैं, आप सब हमसे पूछा करते थे छत्तीसगढ़ तो छोड़ दो, बाकी बताओ राजस्थान का क्या होगा। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, बीजेपी को मजबूत करने की बात कर रहे थे। चलिए